आपने चैप्टर 2 के पार्ट 1 में देखा था कि कैसे एक दल का प्रभुत्व हमारे देश में रहा। जो शुरुआती 3 चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरीके से रही, और एक पार्टी जो उसको टक्कर दे रही थी थोड़ा बहुत केरला में, वो थी लेफ्ट पार्टी, ठीक है, सीपीआई। अब आप पार्ट 2 में देखेंगे कि किस तरीके से केरल में एक नए राजनीतिक युग का दौर जो है वो जन्म हुआ, और किस तरीके से इंडियन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पर उन्होंने अपना एक नई आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया। 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ गया। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिली, 126 में से 60 सीटें हासिल हुई, और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस सरकार को प्राप्त था। कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता ईएमएस नंबूदुरीपाद को सरकार बनाने का न्योता मिला। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अगली लाइन है कि दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी थी। उससे पहले भी कम्युनिस्ट पार्टी रही थी चाइना में, सोवियत में, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुन करके आना यह कम्युनिस्टों के लिए एक बहुत बड़ी जीत के समान था। केरल में क्योंकि जब कांग्रेस हार गई थी तो सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ा, क्योंकि और तो कहीं पर कांग्रेस को कोई भी चैलेंज नहीं मिल रहा था, लेकिन केरल में जब उनको ये चैलेंज मिला तो उन्होंने फिर एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ, हम कह सकते हैं, जो आंदोलन का रास्ता था। अभी तक भारत में आंदोलन का रास्ता अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानी लिया करते थे, लेकिन ये पहला मौका था कि भारत के लोगों के खिलाफ ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पर एक आंदोलन छेड़ा गया जिसका नाम था मुक्ति संघर्ष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी और प्रगतिशील नीतिगत पहले करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे थे बाकी देश भर में, और इसी आधार पर केरल में उनकी सरकार बनी। और ऐसा नहीं है कि जो लेफ्ट आइडियोलॉजी थी ये केवल, या फिर हम कहें ये जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी ये केवल लेफ्ट पार्टी के अंतर्गत ही थी। कांग्रेस, जो कि आप जानते हैं कि कांग्रेस एक विचित्र प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी रही थी भारत के आजाद होने से पहले, और अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी बड़े मोटिव के लिए उन्होंने अपने छोटी छोटी विचारधाराओं को कॉम्प्रोमाइज करते हुए पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाया। कई उदाहरण आपने देखे। लेकिन अब क्योंकि भारत आजाद हो चुका था तो इस तरीके की अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अब थोड़ा सा खुल करके जो है वो सामने आने लगी थी। और इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम था नरेंद्र देव, जिन्होंने की कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया। ये क्वेश्चन सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जो यूपीएससी का पेपर होता है, वहां पूछा हुआ है कि कांग्रेस के अंदर सबसे मुख्य रूप से समाजवादी विचारधारा को प्रतिपादित किसने किया, तो नरेंद्र देव, वहां पर आप नाम देख सकते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी है। स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना करी थी। आजादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए, किसान आंदोलनों में भी सक्रिय रहे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे, और आजादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का भी इन्होंने गठन किया। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष लेती है। जो नीतियां उस समय बनी थी, चाहे वो प्लान्ड वे ऑफ इकोनॉमी हो या फिर भारी मशीनरी का विकास हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, तो वहां पर ये निकल करके बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं मजदूरों और किसानों, जिन्होंने कि इस देश को आजाद करने में भूमिका निभाई, उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा था, उनकी उपेक्षा की जा रही थी। और समाजवादियों को अब प्रश्न ये बना, कांग्रेस क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी और बहुत बड़े बड़े हम कह सकते हैं एडवोकेट, संविधान निर्माता, बहुत बड़े बड़े अपने, हम कह सकते अपने अपने जो व्यक्तिगत क्षेत्रों के बहुत ही उन्नति प्राप्त लोग उस पार्टी में थे। तो कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा कर दी 1955 में कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करना है। सोशलिस्ट में आप समझते ही है, वहां पर उनका कहने का मतलब बेसिकली सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि कैपिटल का जो है वो एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, सभी का रिसोर्सेज पर इक्वल हक होना चाहिए, और जो भी बेनिफिट्स निकल करके आते हैं वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। इंडिविजुअल जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी को थोड़ा सा
समाजवादी आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो उसको डिफेमेट करते हैं या उसको उस तरीके से बढ़ावा नहीं मिलता है। अब क्योंकि कांग्रेस ने ही समाजवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का वादा कर दिया, तो जो समाजवादी पार्टियां पैदा हो रही थी, जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के आ रही थी, उन्होंने खुद को कांग्रेस के सामने एक विकल्प के रूप में पेश करना बहुत मुश्किल काम बन गया। राम मनोहर लोहिया का आपने सुना होगा, आरएमएल के नाम से भी इनको हम जानते हैं। इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी आपके लिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उनके नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बनाई और कांग्रेस की आलोचना की। हालांकि अशोक मेहता ने कांग्रेस के सहयोगियों की, कुछ समाजवादी जैसे कि अशोक मेहता का नाम आपने सुना होगा, जो पंचायती राज के ऊपर पहली कमेटी बनी थी वो अशोक मेहता कमेटी ही थी। तो अशोक मेहता ने कांग्रेस की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने प्रशंसा की, और वो खुद भी एक सोशलॉजिस्ट आइडियोलॉजी के थे। अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में आया कि संविधान का प्रयोग करते हुए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद आर्टिकल 356 के प्रोविजंस के तहत केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी चलाने में नाकामयाब हो रहे हैं और संविधान के जो प्रोविजंस हैं उनके अनुसार सरकार नहीं चल रही है। इन चीजों को आधार बना करके चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त किया गया। फैसला बहुत ही विवादास्पद साबित हुआ। संविधान प्रबद्ध आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले को बार बार उपयोग में लाया जाता है। कई बार आपने जिक्र सुना होगा कि 1975 का जो पीरियड है इमरजेंसी का, उसको संविधान में कहा जाता है कि काला दिन है लोकतंत्र के हिसाब से, लेकिन उसकी जो जड़ें थी वो ये 1959 में जब पहली, और वो सरकार आप देखिए कौन सी थी, लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को कांग्रेस ने जो है वो बर्खास्त किया था। तो ये चीज एज अ स्कॉलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में जब आप साइटेशन दे रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं या फिर किसी एसे का आंसर लिख रहे हैं, तो ये फैक्ट आपके बहुत काम आ सकता है। तो चैप्टर 2 के पार्ट 2 में इतना ही। जब इसके आगे का जो मटेरियल है वो आप अगले पार्ट में हम उसको कवर करेंगे। आप सभी लोग एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए। डेली इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर अपलोड होते हैं।